ताऊजी के लिखे इस पत्र ने अनायास ही घर में खलबली मचा दी थी। माँ का रोना धोना शुरू हो गया था। अब जाकर उन्हें सुध आई है। जब ये 12वीं पास हुई थी तब कितना कहा था उनसे कि शहर में पढ़ा दो इसको, तब तो चुप लगा गए, और अब जब लड़की के ब्याह का समय आया तो कहते हैं कि इसे शहर भेज दूँ नौकरी करने। कोई ज़रूरत नहीं है, इसके भाग्य में जो लड़का होगा वही इसे मिलेगा। पापा ने शांत स्वर में कहा, मैंने ही उनको लिखा था कि शेफाली के लिए कोई अच्छा लड़का हो तो बताएं। उन्होंने यही तो लिखा है कि आजकल सब नौकरीशुदा लड़की को ही तरजीह देते हैं, इसलिए इसे सुनंदा के पास भेज दो। जब तक लड़का नहीं मिलता कहीं कोई नौकरी कर लेगी तो क्या बेटी के ब्याह का दहेज बेटी की कमाई से ही जोड़ोगे? हमें नहीं भेजना है इसे शहर। अब तक जैसे निभा है आगे भी निभ जाएगी, लेकिन जवान बेटी को इतनी दूर नहीं भेजूंगी। आए दिन कैसी कैसी खबरें आती रहती हैं। दिल्ली भेजने को मन नहीं मानता। अरे अकेले थोड़े रहेगी, सुनंदा के यहाँ रहेगी। बेटी दामाद पर बोझ बनेगी क्या? क्या कहेंगे दामाद जी? अरे तो मैंने थोड़ी उनसे कहा था, यह भाई साहब का सुझाव है। कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो इसके हाथ पीले कर देंगे, नहीं जचा तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेंगे। अब इस मामले में ज़्यादा बहस मत करो। दूसरी तरफ उस पत्र ने शेफाली के युवा मन को सौपरिन पंख दे दिए थे। उसने भी माँ को मनाना शुरू कर दिया। माँ, मुझे एक बार जाने दो न। कौन सा मैं नौकरी करने की सोच रही थी, लेकिन अगर मौका मिल रहा है तो हर्ज क्या है? अगर काम जच गया तो तुम आकर मेरे साथ रहना, हम अलग घर ले लेंगे। सोचो न माँ, आगे छोटू बंटू के लिए भी नए रास्ते खुल जाएंगे। रोती बिसूरती माँ मान गई। शेफाली के जाने की तैयारी शुरू हो गई। आंसू भरी आंखों से विदाई देते हुए माँ ने सावधानी से रहने की ढेरों हिदायतें दे डाली थी। ट्रेन की खिड़की से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बोर्ड पड़ते ही शेफाली के दिल की धड़कनें एक नई ताल में धड़क उठी थी। उसे लेने सुनंदा दीदी के पति संदीप जीजाजी स्टेशन आए थे। बड़ा ही आकर्षक व्यक्तित्व था उनका। उसने बढ़कर पैर छूने चाहे तो उन्होंने बीच में ही रोक दिया। वह भी झिझक उठी। जब दीदी का विवाह हुआ था तब वह 8वीं में पढ़ती थी, लेकिन अब एजुकेटेड हो गई थी। स्टेशन से दीदी के घर तक का उसका सफ़र कितना रोमांचक और उत्सुकता से भरा था। वह अपने जीवन के इन सुख क्षणों को सराहे बिना नहीं रह सकी, जिसने उसे इतनी बड़ी कार में बैठने का मौका दिया था। अचानक एहसास हुआ कि इसी दुनिया में लोग इस तरह भी शान से जीते हैं। खिड़की से बाहर झांकती शेफाली अपने देश की राजधानी के एक एक कोने के परिचय को आत्मसात करती जा रही थी। चौड़ी सड़कें, बड़े छोटे हर आकार के घर, बच्चों के खेलने के लिए जहाँ तहाँ बने पार्क, बढ़िया होटल, सजी धजी दुकानें देखकर उसका मन मयूर नाच उठा। वह सोचने लगी कि यहाँ लड़कियाँ कितनी आज़ाद हैं। आराम से जींस पैंट, सर्कट और झलकता हुआ टॉप पहनकर घूमती हैं। अपने आप ऑटो रोक कर चढ़ जाती हैं। सब अपने में निश्चिंत बेधड़क घूम रही हैं। उसे आज़ादी का यह माहौल देखकर बहुत अच्छा लगा। उसकी सोच को विराम तब लगा जब जीजाजी ने जोर से हॉर्न बजाया। गाड़ी एक बड़े से फाटक के सामने रुकी थी। वर्दी पहने एक चुस्त आदमी ने आकर गेट खोला। पार्किंग में एक साथ कई तरह की गाड़ियां खड़ी थी। रंग बिरंगे कपड़ों में सजे संवरे दौड़ते बच्चों को खेलते देखकर उसने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ सब अमीर लोग रहते हैं। जीजाजी का घर 6ठी मंजिल पर था। लिफ्ट से निकलते हुए पापा हड़बड़ा गए। कहीं फंस गए तो इसी में रह जाएंगे, कहकर उन्होंने अपनी जेब मिटाई थी। आमने सामने कुल मिलाकर 4 मकान थे। जीजाजी ने आगे बढ़कर घंटी दबाई। घंटी दबाते ही एक मीठी फिल्मी धुन हवा में तैर गई। हर घर के बाहर की सजावट वहां रहने वालों के कलात्मक शौक को दर्शा रही थी। दीदी के यहाँ दरवाजे के दोनों तरफ मिट्टी के बड़े बड़े छेद वाले घड़े रखे थे। मोटा मखमली पायदान, कतारों में लगे पौधे। अंदर से किसी के आने की हाट हुई तो वह सहज हो गई। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला और एक अजनबी चेहरा नजर आया। निर्मला, सामान उठाना, कहकर जीजाजी भीतर चले गए थे। मेम साहब बाथरूम में है, कहकर निर्मला भी पर्दे के पीछे चली गई। दोनों बाप बेटी सामने बिछे कालीन को पार कर सोफे में धंस गए। घर किसी फिल्मी सेट की तरह सजा हुआ था। हर चीज़ इतनी कीमती कि दोनों कीमत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे। बड़ा सा टीवी, लेदर का सोफ़ा, शीशे की गोल सेंटर टेबल,
बढ़िया कालीन, चमकदार भारी पर्दे, सजावट की अलमारी में रखी महंगी महंगी चीज़ें, सुंदर सुंदर बर्तन, अनेक प्रकार के कप और गिलास, रंग बिरंगी मूर्तियाँ और सुनहरे फ्रेम में जड़ी बड़ी बड़ी पेंटिंग। अपने 2 कमरे वाले सरकारी घर को याद कर शेफाली सकुचा उठी थी। आंखों के सामने अपने घर की बेतरतीबी पसर गई। यहाँ आने से पहले वही घर शेफाली को कितना अच्छा लगता था। गृह प्रवेश वाले दिन सबकी बधाइयाँ लेते हुए माँ का कलेजा गर्व से कितना चौड़ा हो गया था, लेकिन कितना फर्क था इन 2 घरों की हैसियत में। ताऊजी के शहर आने से उनके परिवार के सदस्यों के रहन सहन के स्तर में कितना परिवर्तन आ गया था। पल भर में ही निर्मला ट्रे में शीशे के चमाते गिलास में ठंडा पानी डालकर ले आई। उसके बाद चाय और मिठाई नमकीन से सजी प्लेट रख गई। वह अपने काम में कुशल थी। अभी तक दीदी नहीं आई। वक्त जैसे उनके इंतजार में रुक गया था। कितनी देर हो गई वह तो जानती थी कि आज हम आ रहे हैं, फिर भी जीजाजी भी अंदर जाकर गायब हो गए थे। ये भी कोई बात है, उसने उकता कर पापा की तरफ देखा। भतीजी के घर की शानो शौकत ने उनकी आंखें फैला दी थी। उनके चेहरे की खुशी और उत्कंठा के भाव बता रहे थे कि वह माँ को सब बताने के लिए बेचैन हो रहे थे। सच है, जिस लक्ष्मी को शेफाली के पापा ने सदा ज्ञान के आगे तुच्छ समझा था, वही आज अपने भव्य रूप में उन्हें लुभा रही थी। सदा के संतोष सुखी पिता पुत्री अपनी गरीबी को सोचकर आपस में ही संकुचित हो रहे थे। अरे चाय ठंडी हो रही है, लीजिए ना चाचा जी। मुस्कुराती हुई, खुशबू बखेरती हुई सुनंदा दीदी की मीठी आवाज़ गूंजी। कितनी गोरी, कितनी सुंदर, कितनी स्मार्ट लग रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर पापा के पैर छुए। पापा ने गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया। शेफाली जैसे ही दीदी के पैर छूने को झुकी, उन्होंने उसे गले लगा लिया। उसके मन की सारी आशंकाएं खत्म हो गई। वह सोच रही थी कि पहले से ही दर्प भरी दीदी इस वैभव ऐश्वर्य को पाकर और घमंडी हो गई होगी, लेकिन वह बदल गई है। यह भी नहीं सोचा कि रास्ते की गर्द धूल से सनी है मेरी देह। चाय पीते हुए दीदी ने सबका हाल पूछा, फिर उसका कमरा दिखाया। बेटा, इतने प्यार से सुनंदा तुमको रख रही है, तुम भी उसे पूरा मान सम्मान देना, अच्छे से रहना। तुम्हारी माँ सुनेगी तो खुश हो जाएगी। मुझे भी तसल्ली हुई कि तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। भीतर से जीजाजी तैयार होकर निकले। उन्होंने ऑफिस जाना था। वह नाश्ता करके विदा लेकर चले गए। आप लोग भी नहा धो लीजिए और नाश्ता करके आराम कीजिए, कहकर दीदी फ़ोन पर व्यस्त हो गई। खाना खाकर पापा जाकर लेट गए। उन्हें शाम की गाड़ी से लौटना था। उसे भी आराम करने को कहकर दीदी अपने कमरे में चली गई। शाम को दीदी ने पापा से कहा, चाचा जी मैं कुछ कपड़े लाई थी, छोटू बंटू के लिए और चाची जी के लिए साड़ियाँ। इन्हें रख लीजिए, मैं थोड़ा बाजार से आती हूँ, फिर आपको स्टेशन छोड़कर ऑफिस निकल जाऊँगी। अभी शाम को ऑफिस बिटिया, पापा कहते हुए हिचके। हाँ चाचा जी, मैं एक कॉल सेंटर में नौकरी करती हूँ। मेरे सारे क्लाइंट अमेरिकन हैं। अब भारत और अमेरिका में तो दिन रात का अंतर होता ही है, इसलिए रात को नौकरी करनी पड़ती है। वैसे शिफ्ट बदलती रहती है। कंपनी सारी सुविधाएं देती है, आने जाने के लिए कार, पिकअप, खाना पीना। सब सुबह 12 बजे मैं घर आ जाती हूँ। दीदी ने सहज होकर जवाब दिया। और दामाद जी? वह कंप्यूटर की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सिस्टम एनालिस्ट हैं। उनकी ड्यूटी सुबह 10 से शाम 7 बजे तक होती है। वह 8 बजे शाम तक आएंगे। आपसे भेंट नहीं हो पाएगी। दीदी, आप अमेरिकियों से किस भाषा में बात करती हैं? शेफाली ने जिज्ञासा जाहिर की। पापा के जाने के बाद शेफाली ने निर्मला से पूछा, मिंटी नज़र नहीं आ रही है, आज देर से आई है और तब आप सो रही थी। अभी वह सो रही है। निर्मला ने खाना बनाकर टेबल पर रखा, फटाफट रसोई साफ की और बोली, साहब आएंगे तो आप लोग खा लेना। जीजाजी आते ही अपने कमरे में चले गए। वहाँ से टीवी चलने की आवाज़ आती रही। उससे उन्होंने बात भी नहीं की। वह अपने आप को अपेक्षित महसूस करने लगी। रात को बिना खाए ही सो गई। सुबह निर्मला के आने पर शेफाली की नींद टूटी। उसने आते ही मिंटी का नाश्ता बनाया, फिर उसे उठाया, तैयार किया और 8 बजे स्कूल बस में चढ़ा आई। फिर जीजाजी के नाश्ते की तैयारी में लग गई। 10 बजे तक जीजाजी भी चले गए। बेहद जल्दी जल्दी निर्मला काम निपटा रही थी।
झाड़ू पोछा, बिस्तर झाड़ना, सोफे, पर्दे, खिड़की, दरवाजे, शोकेस सब की डस्टिंग की। फिर फटाफट खाना बनाया, मशीन में कपड़े डाले। 12 बजे तक उसने तमाम काम निपटा लिए। नहा धोकर शैम्पू किए हुए बालों को फहराते हुए वह कपड़े सुखाने लगी। एकदम घड़ी की सुइयों से बंधा था निर्मला का एक एक काम। इतने काम में तो माँ का सारा दिन निकल जाता है और फिर भी वह अस्त व्यस्त सी घूमती रहती है। माँ ही क्या, ज़्यादातर औरतों का यही हाल है। निर्मला का पति एक पब्लिक स्कूल में चौकीदार है। 7 साल की एक बेटी भी है जो उसी स्कूल में पढ़ती है। घर में कूलर है, रंगीन टीवी है, टेप है। ये दीदी का घर संभालती है और इसका घर इसकी सास संभालती है। आखिर निर्मला भी कामकाजी बहू है। दरवाजे की घंटी ने मधुर स्वर छेड़ा। दीदी आ गई। नींद से उनकी आंखें लाल थी। उन्होंने किसी तरह चाय के साथ एक टोस्ट निगला, ठंडे स्वर में उसका हाल पूछा और निर्मला को डिस्टर्ब न करने का निर्देश दे कर बेडरूम में चली गई। थोड़ी ही देर में मिंटी आ गई। जैसे तैसे निर्मला ने उसके कपड़े बदले, खाना खिलाया। फिर मिंटी टीवी पर कार्टून देखने बैठ गई। निर्मला बीच बीच में उसे आवाज़ कम करने को कहती रहती। 4 बजे निर्मला उठी, चाय बनाई, खुद पी, शेफाली को दी। फिर मिंटी को घुमाने पार्क में ले गई। वहाँ से आकर दूध पिलाया, खाना खिलाया और 6 बजे उसे सुला दिया। शेफाली ने निर्मला से पूछा, दीदी कब उठेंगी? नींद टूटेगी तो उठ जाएंगी, इसलिए बेबी को सुला दिया है, नहीं तो तंग करती है और मेम साहब गुस्सा हो जाती हैं। यह देखकर हैरान रह गई कि 4 साल की बच्ची पूरी तरह आया के भरोसे परवरिश पा रही थी। माँ बेखबर सो रही थी। पापा का फ़ोन आया, बातें की, फिर वह बोर होने लगी। एक ही दिन में नीरसता सताने लगी। आकर अपने कमरे में लेट गई। कैसी शांति है यहाँ। 4 कमरे, 4 आदमी, न कोई बातचीत न ठहाके। उसे अपने घर की याद आ गई और रुलाई फूट पड़ी। जाने कब आंख लग गई। घंटी बजी तो वह जागी। जीजाजी आए थे। वह बाथरूम से हाथ मुँह धोकर बाहर निकली और ठिठक कर वापस अपने कमरे में चली गई। दीदी जीजाजी ड्राइंग रूम में ही टीवी के सामने एक दूसरे से लिपटे, एक दूसरे के होठों को बेतहाशा चूम रहे थे, जैसे फिल्मों में देखती है। जीजाजी के हाथ दीदी के उभारों पर शेफाली की कनपटी गर्म हो गई। दीदी ने थोड़ी देर बाद निर्मला को आवाज़ देकर चाय लाने को कहा। वह शर्म से पानी पानी हो गई। निर्मला सब जानती देखती होगी, वह थरथरा गई। दीदी ने उसके बारे में पूछा। निर्मला बोली, सो रही है। शेफाली ने सुकून महसूस किया कि चलो, सामने नहीं जाना पड़ेगा। निर्मला चली गई। थोड़ी देर बाद दीदी भी जीजाजी दरवाजे तक छोड़ने गए थे। उसने पर्दे के पीछे से साफ उनका आलिंगन और चूमना देखा। अब रह गए जीजाजी और शेफाली। डर और संकोच से सराबोर वह सामने पढ़ने से कतराती रही। वह और जीजाजी रात को अकेले आगे शेफाली सोच नहीं पाई। अब यहाँ रहना है तो निर्मला की तरह अनजान बनकर रहना होगा। इनके घर की निजता का ख्याल रखना होगा। कुछ ही दिनों में शेफाली यहाँ के माहौल में रम गई। अब स्कूल से आते ही मिंटी मौसी मौसी करने लगती। कहानियाँ सुनते सुनते वह कब खा लेती पता ही नहीं चलता। दीदी जीजाजी भी निश्चिंत होकर मिंटी की प्यारी गप्पें सुनते। अब उसे सुलाने की जल्दी किसी को नहीं रहती। शेफाली के पास छोड़ दोनों एकांत में वक्त बिताते। निर्मला भी निश्चिंत हो काम निपटाती। घर के औपचारिक माहौल में एक स्वाभाविकता आ गई थी। एक दिन दीदी ने सलाह दी, शेफाली तुम संदीप से कंप्यूटर सीख लो, तो उसने हिचक के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकारा था। दीदी और निर्मला के जाने के बाद जब मिंटी सो जाती तो दोनों बैठकर कंप्यूटर पर नया सॉफ्टवेयर सीखते। जीजाजी के बदन से उठती परफ्यूम की खुशबू उसको उस दृश्य की याद दिला देती। कंप्यूटर के नामी इंस्टीट्यूट जो कोर्स 6 महीने में सिखाते हैं, वह जीजाजी से कुछ ही दिनों में शेफाली सीख गई। कंप्यूटर टाइपिंग, ईमेल करना, इंटरनेट पर काम करना, खर्च करना आदि फ़ोन पर, ये सब सुनकर माँ भावुक हो उठी। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि क्या हुआ जो उसे सुनंदा की तरह कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा पाए। समझदारी और दुनियादारी तो कोई भी शिक्षा सिखा देती है। शेफाली अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो भैया जैसा अच्छा दामाद उसे हमें भी मिल जाएगा। दामाद जी को भी तुम्हारा व्यवहार अच्छा लगा तो वह भी बढ़कर मदद कर देंगे। जल्द ही शेफाली की मर्केंडाइजर की नौकरी लग गई थी। अब वह भी व्यस्त हो गई। अक्सर जीजाजी उसे साथ ले आते। फ्रेश होकर वह अपने और जीजाजी के लिए कॉफ़ी बनाती। दिन भर के काम के बाद घर आकर जीजाजी का साथ उसे भाने लगा था। दोनों साथ टीवी देखते। अब अटपटे दृश्यों पर चैनल नहीं बदले जाते थे, न ही
कोई उस समय उठ कर जाता था। सब कितना सामान्य लगने लगा था। शेफाली इसे मैच्योर होना कहती। फिर जहाँ ऐसा खुलापन चलता है तो क्या हर्ज है। दीदी तो उसके सामने सिगरेट भी पीने लगी थी। उसने दीदी को कुछ दिन पहले एक लेख पढ़ने को दिया था, धूम्रपान का गर्भ पर असर। दीदी हंस दी थी। अब कौन सा बच्चा पैदा करना है मुझे, एक हो गया है ना। और कौन सा मैं मिंटी के सामने पीती हूँ। देख न, इसलिए रात की नौकरी करती हूँ। रात में तो सब सोते ही हैं, घर में रहो न रहो क्या फ़र्क पड़ता है। दिन में मैं घर में ही रहती हूँ ताकि मिंटी माँ को मिस न कर। साहस हो पर शेफाली बोल पड़ी, लेकिन दीदी। जीजाजी दीदी हंसी। देख, मर्दों को दिन में एक बार या हफ्ते में औसतन 2-3 बार काफ़ी होता है। मैं अपने पति को पूरा मज़ा देती हूँ। संदीप ने कुछ कहा क्या? क्यों नहीं, साली आदि घरवाली होती है। यह कहकर दीदी ने आंखें दबाई तो वह तिलमिला गई थी। छोटी बहन से इतना गंदा मजाक, छी दीदी, आप कैसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं। जीजाजी बहुत अच्छे हैं, आप इस तरह बोलेंगी तो फिर मैं यहाँ नहीं रहूँगी। वह खिलखिला पड़ी। यूँ विलेज गर्ल जानती है हमारे यहाँ क्या होता है। और उन्होंने अपने ऑफिस के माहौल और वहाँ इस्तेमाल होने वाली भाषा का जो वर्णन किया, उसे वह सुन नहीं पाई। दीदी आप छोड़ दो ऐसी नौकरी। वह हंसी। लाइफ इज मस्त आउट देयर। आजकल सब चलता है। आज का फंडा है, ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, इसे भरपूर जियो और ज़्यादा अगर मगर की मत सोचो। तभी जीजाजी आए। अब दोनों उसके सामने ही खिस कर लेते। दीदी हंस हंस कर बोली, शेफाली को तुम्हारी बहुत चिंता है। कह रही थी कि मैं रात को नौकरी छोड़ दूं, तुम अकेले हो जाते हो। क्यों? शेफाली उठ कर भीतर चली गई। छी, जरा भी लाज लिहाज नहीं है दीदी में। यह बात उन्हें कहनी चाहिए थी। या तो उन दोनों का आपस में बहुत विश्वास और खुलापन था, या फिर दीदी की नज़र में मेरी कोई अहमियत ही नहीं। जीजाजी की नज़रें कितनी अजीब हो गई थी। उस रात मिंटी को बुखार आ गया, लेकिन क्लाइंट विजिट की वजह से दीदी को जाना पड़ा। मिंटी के सोने के बाद जैसे ही वह उठी, जीजाजी बोले, शेफाली कॉफ़ी बनाओगी? वह कॉफ़ी बना लाई। जीजाजी एकाएक बोले, तुम्हारे आने के बाद घर घर लगने लगा है। तुम्हारे आने से मिंटी को माँ मिल गई। अब काम खत्म कर के मन करता है सीधा तुम्हारे पास आऊँ। काश सुनंदा में भी तुम्हारे जैसी संवेदनशीलता होती तो मेरी ज़िंदगी यूँ तनहा नहीं होती। देखा, तुम तो समझ गई। वह जानकर भी नहीं समझना चाहती। मेरा अकेलापन, मेरी तन्हाई। दिन भर का थका हारा घर आता है तो न पत्नी मिलती है और न बच्ची का साथ। तुमने आकर मेरी ज़िंदगी के बिखराव को संभाल लिया। आप दीदी से कहिए न कि वह दूसरी नौकरी ढूंढ ले। अब सिंपल एजुकेट और 12वीं पास लोगों को इतने पैसे वाली नौकरी कौन देता है। बड़ी बड़ी डिग्री वाले तो मार्केट में घूमते हैं। यहाँ क्या योग्यता चाहिए? बस अच्छी अंग्रेजी का ज्ञान और प्रकृति के नियमों के खिलाफ जीने की आदत। और बदले में मिलता है पैसा, कमीशन, पार्टियाँ, पिज़्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक। उसे ज़िंदगी की रंगीनियाँ चाहिए और मैं ठहरा पार्टी पिकनिक से परहेज करने वाला। शेफाली खामोश उन्हें निहार रही थी। मन मचलने लगा था। कैसी संवेदनशील थी वे आंखें, अंदर तक कुछ शून्य सा पसर गया था। क्या वह मेरी तरफ आकर्षित है? मैं उन्हें अच्छी लगती हूँ, वह मुझसे प्रेम करते हैं। रोम रोम में उठती ये कैसी सिहरन थी। आंखें मूंदे शेफाली अपनी देह की कंपन पर काबू पाने की चेष्टा करने लगी। जीजाजी ने उसके हाथों पर अपना हाथ धर दिया। कप उठा कर वह किचन में चली गई। ये क्या हो रहा है? उसे जो बात कुंवारी होकर वह समझ पाई, क्या दीदी नहीं समझ पाती होंगी? दीदी ने तो कहा था कि वह हफ्ते के एवरेज का ख्याल रखती है, तो फिर जीजाजी को मुझसे यह सब कहने की क्या ज़रूरत है? वह मेरी प्रशंसा कर क्या चाहते हैं? मुझसे यह सब क्यों कह रहे हैं? मुझे पाने के लिए इतनी शिकायत है दीदी से, तो फिर प्रेम प्रदर्शन क्यों करते हैं? दीदी का विरोध क्यों नहीं करते? दीदी के व्यवहार में तो उसने कभी जीजाजी के प्रति उपेक्षा महसूस नहीं की। अंदर दोनों में क्या बातें होती हैं वह नहीं जानती, पर उस दिन जो ड्राइंग रूम में उसने देखा था वह तो झूठ नहीं था। बिना चाहत, बिना प्रेम भी ऐसी उत्तेजना जागती है भला। थोड़ी आहट के बाद किचन की बत्ती बंद हो गई। जीजाजी ने आकर उसे बाहों में भर लिया। ये खुशबू से आलिंगन, ये स्पर्श, संदीप उसे पागलों की तरह चूमने लगे। उसका रोम रोम सिहर उठा। वह खुद को छुड़ाना नहीं चाहती थी। उसके बदन में चींटियाँ रेंगने लगी। कितना अच्छा लग रहा है। तभी फ़ोन की घंटी बजी। दीदी का फ़ोन था। मिंटी का हाल पूछ रही थी। वह जैसे सोते से जागी। ये क्या करने जा रही थी वह? अपने ही हाथों अपना सर्वनाश। इस क्षीण भावुकता और
का अंत क्या होने वाला था, उसके हाथ क्या लगता। कल को कुछ हो गया तो आरोप तो उसके ही सर आएगा। बढ़ावा भी तो उसी ने दिया था। वही दीदी से बात करने गई थी। उनके दाम्पत्य जीवन पर दीदी के सामने शराफत का ढोंग करने वाले जीजाजी तो अपना मुंह तक नहीं खोलेंगे। उसकी बात उसी के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। क्या वह जानती थी कि ये फांस उसी के गले में अटकेगी। कितने चालाक निकले जीजाजी, मेरी कोमल भावनाओं को उकसा कर मात्र मेरा उपयोग करना चाहते थे। आज अपने ही घर में अपनों के हाथ चली जाती। ऐसे ही अनचाहे तो हादसे हो जाते हैं। अपनी उखड़ी सांसों को संयत करते हुए वह मिंटी के पास आ गई। दीदी को मिंटी की चिंता है और वह कैसे उन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। फ़ोन रखने के बाद जीजाजी ने उसे कमरे में आने का इशारा किया। उसे खुद से घृणा होने लगी। शेफाली ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और मिंटी के पास ही सो गई। सुबह निर्मला के आने पर ही दरवाज़ा खोला। मिंटी का बुखार और बढ़ गया था। दीदी ने ऑफिस से हफ्ते भर छुट्टी ले ली। दिन रात बच्ची के पास ही बैठी रहती, अपने हाथों से उसे खिलाती, उसके साथ बातें करती। उसके सामने दीदी का नया रूप उजागर हुआ था। सच कहते हैं, माँ आखिर माँ ही होती है और पुरुष सिर्फ पुरुष। शेफाली ने आनन फानन में फैसला लिया और ऑफिस के एक सहयोगी की मदद से अलग घर ढूंढ लिया। सुनंदा दीदी हैरान रह गई। अचानक क्या हो गया शेफाली? तुम्हारे आने से हम लोगों को कितना अच्छा लगने लगा है। मिंटी कितनी खुश रहने लगी है। मेरी लाइफ भी स्मूथ हो गई है। अब चाचा जी क्या कहेंगे? शेफाली ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी ऑफिस दूर पड़ता है, फिर कितने दिन आप पर बोझ रहूँगी। इतने महीनों से तो आप ही के पास रह रही हूँ, अब तो नौकरी भी कर रही हूँ। आई नो, पर तुम्हारी शादी तक चाचा जी ने कहा था तुम यहीं रहोगी। दीदी शादी कब होगी पता नहीं, कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो ज़रूर करूँगी, पर अब कुछ साल नौकरी कर लूँ, आपकी तरह आत्मनिर्भर बन जिंदगी का मज़ा ले लूँ। इस दिशा में कुछ होगा तो कहना, मैं आती रहूँगी, संपर्क में रहूँगी। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, पर स्वर काफ़ी सपाट था। दीदी ने उलझे स्वर में ही जवाब दिया, अब तुमने सोच ही लिया है तो मैं क्या कहूँ, पर मुझे अचानक इस फैसले का कारण समझ में नहीं आया। जीजाजी भी यहाँ नहीं हैं, उनसे आकर मिल लेना या फिर फ़ोन कर देना। दीदी कभी जाने या अनजाने पर उस रात कहाँ ले जाती। उसकी ये भावनाएं निश्चित ही पतन की ओर। माँ बाप का गर्व भंग होता, भाई का उपवास, समाज में अनादर, सबसे उभर गई। अपनों के बीच हुए किसी हादसे का शिकार होने से बच गई। माँ की कही बात याद आ गई, समझदारी और दुनियादारी तो कोई भी शिक्षा सिखा देती है।